शांत हो जाओ। कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री में बेसिकली हम हीट एक्सचेंजेस के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत ऐसे डिफाइन होती है। एक होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जैसे कोई गैसियस सिस्टम है तो विद टाइम अगर एक ऐसा इंस्टेंट आ जाए जब उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज होना बंद हो जाए, दैट वी से दैट सब्सटेंस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर दो बॉडी जो कि थर्मल कांटेक्ट में इन सम वे दे आर इन कांटेक्ट, तो व्हेन देयर टेम्परेचर्स बिकम इक्वल द एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट स्टॉप्स। अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो उसमें एक जिस पे हायर टेम्परेचर है उससे लोअर टेम्परेचर की तरफ जो एनर्जी मूव करेगी, एंड जो एनर्जी मूव करती है उसको ही हम हीट कहते हैं। तो जब टेम्परेचर इक्वल आ गए दो चीज़ों के तो दे आर नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है। इट स्टेट्स कि अगर ए और बी दो बॉडीज हैं, इफ दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी और सी अनदर, अगर ए बी के संग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के संग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड सी विल आल्सो बी थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर ये भी बोला गया कि ये इतनी ऑब्वियस बात भी नहीं है, मतलब जनरली मैथ्स में बहुत बार ये लगता है कि ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, लेकिन मतलब ये इतना जनरल फिनोमिनन भी नहीं है। देख दिया था कि अगर सपोज ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, तो जो नहीं कि ए और सी भी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए मतलब, लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में ये जो जीरोथ लॉ है ये अप्लाई होता है। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दो बॉडीज या दो सिस्टम, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब अच्छा, यहाँ पे कैलोरीमेट्री जो वर्ड है दैट हैज कम फ्रॉम की कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है? एक कंटेनर होता है जो कि मिक्स करने के बाद, जिसमें चीज़ें मिक्स होती हैं, लिक्विड्स मिक्स होते हैं या लिक्विड और सॉलिड आपस में, लिक्विड में सॉलिड ऐड कर दिया गया, एक हाई टेम्परेचर पे है, एक रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे है, तो एक से एनर्जी फ्लो होके विच इज़ कॉल्ड हीट दूसरे में जाती है जो लोअर टेम्परेचर पे टिल दे अटेन अ कॉमन टेम्परेचर। तो वो जो कह सकते हो कि जो कंटेनर है दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर कैन बी मेड ऑफ द कॉपर मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, इवन वुड के भी होते हैं। तो डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि उसके अंदर भी कुछ हीट जाता है, क्योंकि अगर सिस्टम का टेम्परेचर राइज या फॉल हो रहा है तो संग में कैलोरीमीटर भी उस सिस्टम का एक पार्ट है, तो उसमें भी कुछ हीट उड़ जाता है। और समटाइम हम ये भी बोल देते हैं कि उस वो हीट कंटेंट या वो हीट जो जा रहा है वो नेग्लिजिबल है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलोरीमेट्री वर्ड जो है वहाँ से आया है कि वो जो मिक्सिंग के लिए जो कंटेनर यूज़ करते हैं दैट इज़ कैलोरीमीटर, वहाँ से कैलोरीमेट्री आया है। अब एक क्या था कि किसी चीज़ सिस्टम को हीट दिया जाए, किसी सब्सटेंस को हीट दिया जाए, तो अभी हमारा फॉर द टाइमिंग पहले सॉलिड एंड लिक्विड पे कॉन्सेंट्रेशन है। गैसेस को जब हीट मिलती है तो बहुत तरीके की और भी चीज़ें कर सकते हैं। गैसेस को हीट मिलता है तो जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से वर्क डन भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड को जब हीट मिलता है तो मेनली वर्क डन नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज वो इतना इजीली एक्सपांड नहीं करते, इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं करते। तो सॉलिड और लिक्विड तो मेनली जो उन्हें हीट मिलता है वो दो चीज़ों में यूज़ हो सकता है। या तो वो सिस्टम को जो आपने हीट दिया वो इसके टेम्परेचर राइज करने में लगे। जब टेम्परेचर राइज हो रहा होगा तब स्टेट ऑफ द मैटर विल नॉट चेंज। लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, सॉलिड है सॉलिड रहेगा, गैस है तो गैस रहेगा। पर गैसेस के केस में
और भी टेम्परेचर के संग बाकी भी सिग्निफिकेंट चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन लिक्विड और सॉलिड में मेनली या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टिल देयर विल बी सम, अगर हम थर्मल एक्सपांशंस की बात कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बिकॉज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन या क्यूबिकल एक्सपांशन वॉल्यूम बढ़ता है, पर वो वॉल्यूम चेंज बहुत नेग्लिजिबल होता है सॉलिड लिक्विड में। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वॉल्यूम प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है तो हम ये कह देते हैं कि जो हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं उसमें वो हीट का बहुत कम पार्ट वर्क और करने में यूज़ हो रहा है। मेनली अगर उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है तो मेनली द हीट यू आर गिविंग इज गोइंग इनटू द इंटरनल एनर्जी। और एक हो सकता है कि जब आप हीट दे रहे हो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। दैट यूजुअली अकर्स एट 2 पॉइंट्स, कि सॉलिड से जब लिक्विड बनता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, और लिक्विड से वेपर बनता है जब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। वहाँ पे क्या होता है कि जो आप एनर्जी देते हो बॉन्ड तोड़ने में लग रही है, लिक्विड के बॉन्ड टूट के वो दूर आया तो आप सॉलिड के बॉन्ड टूट के लिक्विड बन रहे हैं। फिर लिक्विड जब पूरा बन गया तो अगेन आप हीट दे रहे हो तो वो टेम्परेचर राइज करने में लगेगा, तब तक वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा वहाँ पे फिर आप जो हीट दोगे वो बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए उसके स्टेट को चेंज करेगा लिक्विड से वेपर्स। तो वो वेपोराइजेशन, वहाँ पे उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये, और उसके बाद गैस बनने के बाद जो है आप जो क्यू देते हो, मतलब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, when the W is take expansion is taken as positive work in this case, ये वाला ऐसा नहीं कि केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन फॉर सॉलिड लिक्विड ये वैल्यू प्रैक्टिकली जीरो होती है वर्क डन, तो मेनली क्यू बिकम्स डेल्टा यू। लेकिन जब गैसेस को डील करते हैं तो इस टर्म का सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, जो भी वर्क या पिस्टन और जो भी मूव भी करने होते हैं तो पहले लिक्विड सोल को भी इतना हीट करता है, जैसे स्टीम इंजन है तो स्टीम इंजन होता है, देयर इज नो, जबकि टेम्परेचर स्टीम का भी 100 डिग्री होता है और बॉइलिंग वाटर का भी 100 डिग्री होता है, बट बॉइलिंग वाटर में उतनी पावर नहीं है जितनी स्टीम में है। तो इसीलिए आपको मतलब पहले वो बॉइलिंग वाटर से स्टीम बनना होगा एंड देन दैट गैसियस फेज ऑफ दैट सब्सटेंस कैन डू वर्क या पिस्टन को मूव कर सकता है। तो इसीलिए गैसेस बनने के बाद जो भी आप हीट देते हो वो इन दोनों में सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस किस तरीके का है, फिर सब चीज़ें एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, ये सब चीज़ें उसके बाद मेनली गैसेस के लिए होती है। लिक्विड्स और सॉलिड्स में आप जो भी हीट दे रहे हो वो वर्क डन उसका प्रैक्टिकली जब तक पूछा नहीं जाए नेग्लिजिबल होता है, मतलब कह सकते हो कि आप दिस इज वैल्यू लाइक दिस। और फिर जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, अब इंटरनल एनर्जी चेंज अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हो सकता है, और एक हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो पर स्टेट चेंज हो तो भी इंटर, जैसे आप कोई बोले कि आइस और लिक्विड वाटर जो है 0 डिग्री पे उनकी इंटरनल एनर्जी अलग अलग है। अगर आपके ऐसे गैसियस सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर T है और बाद में भी T है तो उसका क्योंकि स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर टेम्परेचर सेम है पर स्टेट्स अलग हैं तो इंटरनल एनर्जी उस सब्सटेंस की ज़्यादा होगी जिसमें ज़्यादा डिसऑर्डरनेस है। तो अब देखो कि अगर हम सॉलिड्स या लिक्विड्स को जब कोई हीट सप्लाई करते हैं, अब ऐसे एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट। Specific heat of a substance is defined as it is the heat in calories, either in calories होता है और जूल्स या किलो कैलोरी या किलो जूल में, but it is the energy required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius, या heat required to raise the unit mass of substance by unit change in temperature या 1 डिग्री सेल्सियस। कि आपको कोई सब्सटेंस का स्पेसिफिक अगर S है
मान लो S कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब उस सब्सटेंस के 1 ग्राम को अगर जो भी उसका टेम्परेचर T है, T से अगर T+1 करना है तो आपको उसको 1 ग्राम को दिस मच हीट यू हैव टू गिव, इतना हीट देने पे उसका टेम्परेचर T से T+1 हो जाएगा। T+1 से T+2 करना है तो नॉर्मली क्या होता है कि वैसे तो स्पेसिफिक हीट जो है वो भी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इट वेरीज विद टेम्परेचर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वेरिएशन इज नेग्लेक्टेड। हम मान लेते हैं प्रैक्टिकली एक अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर आपका रेंज 50 डिग्री 100 डिग्री और तक है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी एज्यूम दैट स्पेस हीट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कि मतलब 14 से 15 होने में भी उतना ही एनर्जी देना पड़ रहा है जितना 15 से 16 होने में या 20 से 21 होने में। तो अगर ऐसे कांस्टेंट है तो अगर आपने एक जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा, ये तो S हो गया, अगर आपके पास सब्सटेंस का मास m है तो उसको 1 डिग्री से राइज करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, अगर 1 ग्राम को यूनिट मास को S देना पड़ता है तो m को ms देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ये हो गया 1 डिग्री राइज। अगर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T है, आपको डेल्टा T टेम्परेचर चेंज करना है, 1 डिग्री के लिए आपको देना पड़ रहा है ms, और डेल्टा T के लिए ms डेल्टा थीटा या डेल्टा T। तो Q इक्वल टू ms डेल्टा T, पर ये रिजल्ट तब है when S is constant, not changing with temperature change। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अगर हम एक स्मॉल चेंज की बात करें कि मास m है किसी सब्सटेंस का, उसको dq हीट दिया गया, तो dq हीट है, उस समय स्पेसिफिक s है, तो m s चेंज इन टेम्परेचर dt। एक्चुअली ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने अगर इस टेम्परेचर T1 से T2 चेंज किया तो ये तो हो गया Q, लेकिन M बाहर आ गया, M कांस्टेंट है, S अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इस S इज कांस्टेंट तो ये बाहर आया और इंटीग्रेट होके पर ये तब है when S is constant। if S is variable then आपको m s dt, then you have to write the S as a function of temperature जो कि आपको मेंशन किया हुआ होगा, एंड उसके हिसाब से आप मान लो जैसे S ऐसा दिया हुआ है कि एक सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक है दैट वेरीज विद, ये कुछ कांस्टेंट है, वेरीज विद AT²। ये कोई सब्सटेंस है, इट्स स्पेसिफिक हीट वेरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन स्केल में। तो अगर टेम्परेचर T है किसी मोमेंट पे तो उसका स्पेसिफिक AT² है, मतलब जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, स्पेसिफिक भी चेंज हो रही है। तो अब इस वाले केस में आप क्या करोगे, T1 से T2 चेंज हो रहा है तो योर Q विल बी, M तो कांस्टेंट है लेकिन S आपका हो गया AT² dt T1 से T2, M A इसका इंटीग्रेशन T3/3, तो ये T2³ माइनस T1³। इस केस में रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। जब लीनियर डिफरेंस हो तो इट डजेंट मैटर कि आप सेल्सियस में दोनों टेम्परेचर रखो या केल्विन में रखो, लेकिन जब डिफरेंस अदर देन लीनियर टर्म्स है, जैसे यहाँ तो क्या है
T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब, तो आपको ऐसा ही सिस्टम में रखना चाहिए केल्विन स्केल पे। तो ये आपका गैसेस के लिए S कांस्टेंट का होगा, गैसेस के लिए S कांस्टेंट का होगा। जनरली एस कांस्टेंट जो है वो ज़्यादातर एस कांस्टेंट ही होगा। स्पेसिफिक गैसेस के लिए क्या होगा, गैसेस के लिए फिर प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाए। जैसे सॉलिड लिक्विड के लिए क्या है, जो स्पेसिफिक हीट है वो मेनली कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, क्योंकि वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग मच। लेकिन गैसेस के लिए जैसे आप मोलर, जैसे ये स्पेसिफिक हीट है, इसी का अगर बोलना मोलर स्पेसिफिक तो क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक मतलब कि ये ग्राम के लिए है, मोलर मास के लिए जितना होगा वो मोलर स्पेसिफिक हो जाएगा। जनरली सॉलिड लिक्विड के लिए ज़्यादातर स्पेसिफिक हीट पर ग्राम भी डिफाइन करते हैं, पर मास डिफाइन करते हैं। हाँ, गैसेस के केस में पर मोल ज़्यादातर डिफाइन करने का एक कन्वेंशन है, जिसको C से आप रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जब गैसेज हो जाती है तो प्रोसेस, क्योंकि जो Q होता है, जैसे यहाँ पे Q क्या है, यहाँ भी Q प्रोसेस डिपेंडेंट है, बट क्योंकि वॉल्यूम प्रैक्टिकली चेंज बहुत कम हो रहा है तो प्रैक्टिकली योर Q इज कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन गैसेज के केस में क्या होगा, सिग्निफिकेंट थोड़े से चेंजेस में भी या प्रोसेस डिपेंडेंट Q पे काफ़ी वेरिएशन होगा, तो वहाँ पे फिर Q प्रोसेस हो जाता है, तो वहाँ जो C या S होता है वो भी प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर देखा गया है कि S जो है वो टेम्परेचर के संग चेंज नहीं करता है। इवन गैसेस के लिए भी अलग अलग प्रोसेस के लिए C की वैल्यू अलग होती है, जैसे CP और CV इज द प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट, पर बाकी भी कुछ प्रोसेसेस की होती हैं, तो वहाँ पे एक एक्सप्रेशन आता है। हाँ, कभी कभार टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है, पर लेकिन वो फिर आपको प्रोसेस इक्वेशन मालूम होना पड़ेगा। हाँ, सॉलिड लिक्विड में आपको S का अगर वेरिएशन है तो गिवन होगा, कोई मतलब ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जो आपको सीधा रिजल्ट याद करना है। इट विल बी गिवन टू यू, अदरवाइज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू जो आपको दी होगी, ठीक है ना, ज़्यादातर कांस्टेंट ही मिलेगा। तो ये आपका हो गया जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट इज नॉट चेंजिंग। पर अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए हो, जब एक भाई नॉर्मली अगर कर्व को देखो तो क्या होगा, हीटिंग कर्व किस तरह से होगा, आपके पास मान लो आइस से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास आइस है जो कि लेट से -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको आप अगर सबसे पहले हीट दोगे तो ये पहले क्या चेंज दिखाएगा, वो हीट कहाँ जाएगी, सबसे पहले ऐसे कोई जब तक ये 0 डिग्री पे नहीं पहुंचेगा अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट भी प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, आउटसाइड प्रेशर आल्सो डिसाइड्स द मेल्टिंग पॉइंट। तो जनरली जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन में दिया होता है। तो जब आप इसे हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीज होगा, तो Q will become M species of ice delta T final minus initial। ये स्टेज तब तक रहेगी जब तक आइस 0 डिग्री पे ना पहुंच जाए। इसके बाद अगर और हीट देंगे तो यहां पे फेज चेंज होगा, and the Q will be QF latent heat of fusion। आइस के लिए वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन dQ इक्वल टू LFD है। LF तो फिक्स ही है, बट अमाउंट ऑफ dQ से ओनली DM आइस विल बी मेल्ट। यहाँ पे dQ इक्वल टू LF D, इंटीग्रेट करें तो Q इक्वल टू LF इंटू M हो जाएगा, क्योंकि आप हीट दे रहे हैं, LF तो फिक्स ही है, कांस्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट दिया तो थोड़ा आइस मेल्ट हुआ, और दिया तो और मेल्ट हुआ, तो अल्टीमेटली जितना दोगे M की वैल्यू बढ़ती जाएगी टिल ऑल आइस मेल्ट्स। अच्छा, ये टेम्परेचर इन दोनों का ही जब ये वाटर बन जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस ही है। इसके बाद
आप हीट दे रहे हो, तो अगेन मास तो सेम ही है, लेकिन स्पेसिफिक हीट स्टेट चेंज होने के साथ चेंज हो जाती है। मतलब अगर आपको आइस के 1 ग्राम को 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो आपको हीट देना है, वाटर के लिए वो अलग होगा। एक्चुअली क्या होगा, जैसे जैसे आपका सिस्टम मोर डिसऑर्डर्ड होता जाएगा, वो आपकी दी हुई हीट को और भी चीज़ों में यूज़ कर सकता है। आइस जितना वो ऑर्डर्ड है, तो उसके पास केवल आपने जो हीट दिया, टेम्परेचर राइज ही मेन चीज़ है, क्योंकि उसका सबसे पहला कि जो हीट दिया वो कम चीज़ों में यूज़ हो रहा है। तो आइस को आपको 1 ग्राम को हीट करने 1 डिग्री तक राइज करने के लिए यू हैव टू सप्लाई लेसर हीट, इसलिए उसके स्पेसिफिक आइस की कम होती है। मतलब इन जनरल देखा गया है कि जो सेम सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में स्पेसिफिक का ऑर्डर एस सॉलिड लेसर देन एस लिक्विड लेसर देन एस गैसियस, क्योंकि गैसियस में तो क्या होगा, आप हीट दे रहे हो, वो वर्क भी कर सकता है, तो आपका हीट का कुछ पार्ट वर्क में यूज हो गया। टेम्परेचर राइज भी करना है, कभी का टेम्परेचर राइज ही नहीं होता आइसोथर्मल में, केवल वर्क करके ही रह जाता है, तो वहाँ पे यूज करने के ऑप्शंस बढ़ गए। तो आपकी स्पेस हीट की वैल्यू भी इन जनरल देखी गई है, इस सेम सब्सटेंस के लिए उसकी सॉलिड की कम होती है, लिक्विड की उससे ज़्यादा, गैसेस की उससे ज़्यादा। तो एच डब्ल्यू हो जाएगा। वाटर का स्पेस हीट क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पर कोई अगर ये पूछे कि एग्जैक्टली ये वैल्यू, वैसे तो हमने मान लिया कि किसी भी वाटर के लिए जब तक वो वाटर है 0 से लेकर 100 तक, यूजुअली वी एज्यूम कि किसी भी टेम्परेचर चेंज पे स्पेस हीट यही रहता है। लेकिन कई का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कौन से चेंज के लिए है, तो एग्जैक्ट ये वैल्यू है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप वाटर को, लिक्विड वाटर को जब 14.5 डिग्री से 15.5 तक रेंज करते हो, देन यू यूज एक्चुअली एग्जैक्ट 1 कैलोरी। बाकी जगहों पे आसपास होता है, बहुत क्लोज होता है, थ्रू आउट यू सेम एज्यूम द सेम, लेकिन एग्जैक्टली ये 14.5 से 15.5 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, क्यू एम एस डब्ल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये वाला इक्वेशन कब तक वैलिड होगा, जब तक वाटर, अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, इसके बाद वेपोराइजेशन, होगा वाटर से स्टीम बनेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे क्या हो जाए, Q विल बी एम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट वेपोराइजेशन ऑफ जो वाटर होता है दैट इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो जनरली सब्सटेंसेस का जो लेटेंट ऑफ फ्यूजन होता है वो कम होता है देन लेटेंट ऑफ वेपोरेशन। अगेन बात लॉजिक वही है कि जब वो सॉलिड स्टेट में था तो उसका सबसे पहला मेन कंसर्न क्या था कि जो हीट है वो केवल लिक्विड में कन्वर्ट यूज़ हो रही है, लेकिन जब लिक्विड से गैस बन रहा है तो उस समय गैस जब बनना शुरू हो गया तो वो हीट आपको ज़्यादा लगेगी। मतलब लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड बनाने में आपको सेम अमाउंट को कम हीट देना पड़ेगा सेम सब्सटेंस का, देन उसके लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में आने के लिए। तो ये भी इन जनरल है कि LV विल बी मोर देन LF फॉर द सेम सब्सटेंस। तो ये हो गया। एंड देन अगर एक बार पूरा का पूरा स्टीम बन गया, गैस बन गया, उसके बाद आप जो भी Q दोगे, अब ये पूरा क्या हो गया, स्टीम आ गया। अब आप जो भी इसे Q दोगे, ये जरा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। यहाँ पे फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विल बी इन फुल फोर्स। वहाँ पे मतलब जैसे अभी तक तो क्या था कि हमने ये मान लिया कि टेम्परेचर उसका प्रैक्टिकली वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल चेंज, तो मेनली जो है वो डेल्टा Q एट V है कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन अब Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये सिंपल फर्स्ट लॉ तो अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन अब ये चीज़ें प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाएंगी।
क्योंकि अब अभी तक क्या था, टिल दिस यू डिड नॉट हैव PV इक्वल टू nRT इक्वेशन, दैट द सब्सटेंस वाज नॉट गैस, बट नाउ इट्स अ गैस। तो ये इक्वेशन के संग संग ये वाली इक्वेशन भी लगना शुरू हो जाएगी आइडियल गैसेस के लिए। देन ये तो अगर आइडियल तो ऑलवेज लगेगा, ये फर्स्ट लॉ है। एंड फिर आप मान लो कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हो तो एक अनदर इक्वेशन P इक्वल टू K, कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहे हो तो अलोंग विद दिस V इक्वल टू K, आइसोथर्मल T इक्वल टू K। समटाइम उसमें फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है, मतलब वो फिर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं मेनली, वो अपने आप में पूरा एक चैप्टर है कि गैसेज में जब हीट देते हैं तो थर्मोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी है, फिजिक्स में भी थर्मो क्वेश्चन है, लेकिन फिर वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस एडिएबेटिक, पॉलीट्रोपिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एडिएबेटिक भी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो उसके अकॉर्डिंगली ये और प्रोसेस कौन सा है उसके अकॉर्डिंगली फिर देखा जाएगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, या टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वर्क भी हो रहा है, सब चीज़ें मतलब फिर प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो वहाँ पे कोई बहुत सिंपल रिलेशन, एक सिंगल रिलेशन देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ तक प्रैक्टिकली चीज़ें इस तरह से चलती हैं। इसका एक हीटिंग कर्व भी ड्रॉ किया जाता है। हीटिंग कर्व आपका मान लो कि हम -10 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये टेम्परेचर है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे Q है, एंड अगर आपका हीट सप्लाई का रेट कांस्टेंट है, मान लो यू आर सप्लाइंग 2 कैलोरी या 1-2 कैलोरी पर सेकेंड, तो देन Q कैन बी रिटन एज ट्वाइस इनटू T, कुछ एक्सप्रेशन है। तो टाइम के संग में भी रिलेट किया सकता है अगर कांस्टेंट रेट से सप्लाई हो रहा है, पर पहले अमाउंट से रिलेट करते हैं। तो पहले क्या होगा, -10 से आपने स्टार्ट किया, चेंज इन टेम्परेचर आपका इधर है, तो इसका आपका T मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगा, Q M S आइस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, M S आइस T और -10। तो ये वैल्यू इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ऐसा हो जाएगा, है ना, -Ti, पर Ti कितना है -10, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो स्लोप इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया एक्चुअली m इंटू, अच्छा हमें चाहिए क्या है, यहाँ पे हम T हमने y एक्सिस पे ड्रॉ किया, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा T के टर्म में कैसा इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे T की वैल्यू अगर आप स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो तो T के टर्म में जो आपका स्लोप हो गया वो कैसा हो जाएगा कि ये आपका वैल्यू Q के संग आप ड्रॉ कर रहे हो, तो इट विल बी टेम्परेचर जो इसका स्लोप कैसा हो गया Q/m इंटू S आइस। यहाँ पे आपके पास Q इक्वल टू हीट सप्लाई जो कर रहे हो, यहाँ पे K T प्लस कुछ कांस्टेंट C है ना, तो Q माइनस C इज KT, तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 1/, ऐसा हो जाएगा। तो Q x एक्सिस पे स्लोप आपका बेसिकली क्या हो गया, K क्या था, इस टर्म को हीट कैपेसिटी बोलते हैं, दिस क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज हीट कैपेसिटी m इंटू एस, तो 1/m इंटू एस हो गया। तो ये स्लोप जो भी है पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ग्राफ क्या हुआ इस तरीके का, जीरो तक पहुंचेगा टेम्परेचर, उसके बाद क्या होगा, जीरो पे पहुंचने के बाद हीट सप्लाई होगा लेकिन टेम्परेचर विल नॉट चेंज। तो ये आपका फ्यूजन वाला स्टेज हो गया, ये फ्यूजन वाला स्टेज हो गया। देन
फिर आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा टिल 100। तो स्लोप अब क्या होगा, स्लोप ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं उसमें स्लोप क्या है 1/m × s, तो s वाटर ज़्यादा है तो स्लोप कम हो जाएगा। तो ये टिल इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वेपोराइजेशन आपका है, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा अमाउंट लगता है। एंड आफ्टर दैट इट्स नॉट दैट इजी, फिर वो प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब फिर क्यू को ये भी कहना, क्यू और टेम्परेचर के साथ कहना कि सीधा टेम्परेचर राइज करेगा, स्टिल यू में हैव अ प्रोसेस में क्यू यूज हो रहा है, फेज भी चेंज नहीं हो रहा है, फेज तो चेंज हो भी नहीं सकता उसके बाद, बट स्टिल आपका टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। फिर आप तो वो फिर आपका डिपेंड करता है प्रोसेस पे। मतलब सिंपल आप नॉर्मली बोल सकते हो इस तरह से, लेकिन ये फिर काफ़ी पॉसिबिलिटीज इसमें होती हैं कि वो प्रोसेस पे डिपेंड कर। आइसोथर्मल में स्टिल यू आर गिविंग द क्यू बट आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये इसके मतलब फिर आपको फर्स्ट लॉ से लिखना पड़ेगा, प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का ये वाला स्लोप आपका जो है ये θ2 रहेगा, ये आपका इधर आपका ये इससे θ1 है, तो इसमें tan θ2 जो है वो आपका कम होगा देन tan θ1, क्योंकि इसमें आपके पास जो स्लोप है इस पर्टिकुलर समय में वो 1/हीट कैपेसिटी है, 1/हीट कैपेसिटी 1/m × s, as water is more than as ice, hence आपका स्लोप कम हो जाएगा। तो ये आप अच्छा, इसमें जब आप हीट सप्लाई जैसे कैलोरी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का जब चीजों को मिक्स किया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग, तो अगर आपने कैलोरी मीटर के अंदर चीज़ों को कुछ ऐसे सब्सटेंस दिए जिनका टेम्परेचर हायर है, कुछ है जिनका लो टेम्परेचर है, तो फाइनली जिनके हाई टेम्परेचर्स हैं उनसे हीट एनर्जी फ्लो होगा, लो टेम्परेचर बॉडीज़ पे जाएगा। लो टेम्परेचर बॉडी में स्टिल हो सकता है कि आपका जैसे आइस है, तो आइस है तो पहले वो अगर 0 पे होता है फ्यूज़ होगा, तो लेकिन एक जगह हीट अंदर जाएगा, एक ज़्यादा टेम्परेचर से निकलेगा, और फाइनली सिस्टम में थर्मल इक्विलिब्रियम तब अचीव हो जाएगा जब टेम्परेचर थ्रू आउट सेम हो जाए, दैट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर थ्रू आउट सेम अगर हो गया तो उसके बाद नो मैटर हीट सिस्टम के पास अलग ऑब्जेक्ट कम है या ज़्यादा है, एनर्जी फ्लो विल स्टॉप, क्योंकि एनर्जी फ्लो का बेसिस ही टेम्परेचर डिफरेंस था। अब क्या होगा, और इसमें मेन प्रिंसिपल क्या है कि अगर आप एक कैलोरीमीटर में ये मिक्सिंग कर रहे हो और यू आर नॉट अलाउइंग एनी हीट टू कम आउट फ्रॉम आउटसाइड, और ना कोई हीट अंदर की बाहर जा रही है, तो जो बॉडीज हीट लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे, दैट विल बी द गेन बाय द अदर बॉडी। मतलब हीट लॉस विल बी बैलेंस, मैग्नीट्यूड बैलेंस विल बी इक्वल टू हीट गेन। तो जो ने हीट गेन किया उनका सम प्लस जहाँ से लॉस हुआ उनका मैग्नीट्यूड, उनको इक्वेट करेंगे एंड वी कैन फाइंड द कॉमन टेम्परेचर, ये सब चीज़ें। अच्छा, कैलोरीमीटर जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है, कैलोरीमीटर भी अल्टीमेटली किसी मटेरियल का ही बना हुआ है, तो जब सिस्टम पूरा टेम्परेचर राइज या फॉल हो रहा है तो क्या होगा, कैलोरीमीटर भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में चीज़ें आ जाएंगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि अंदर की चीज़ें T1 डिग्री पे और बाहर का कैलोरीमीटर अलग टेम्परेचर पे होगी, उसी टेम्परेचर पे आएगा, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा। तो जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है
वही एक्चुअली अंदर की जो वो टेम्परेचर कैलोरीमीटर में मेंटेन करता है। तो फॉर दैट टू मेंटेन इट कैन अगेन लूज एंड गेन हीट। तो कैलोरीमीटर भी क्या एक मटेरियल ही है, तो अगर उसका मास m है, उस जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसकी स्पेसिफिक हीट s है, तो क्या हो जाएगा m कैलोरीमीटर s कैलोरीमीटर। अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो इसमें भी राइज आएगा, टेम्परेचर तो ये लूज करेगा। तो इस Q गेन और लॉस बाय कैलोरीमीटर। अब इसमें क्या था, एक तो सीधा कहीं का क्वेश्चन में होता है कि मास दे दिया, स्पेसिफिक हीट दे दिया कैलोरीमीटर का, एंड यू जैसे आप वाटर और के लिए ले रहे हो वैसे कैलोरीमीटर के लिए भी Q ले रहे हो। पर एक और कॉमन नोशन है कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी को देने के लिए, अ टर्म कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, जैसे किसी जनरली ये ग्राम में दिया हुआ होता है, बहुत बार मेंशन किया होता है कि जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है, लेट्स से इट इज गिवन एज W ग्राम। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि जो कैलोरीमीटर आपके लिए दिया हुआ है, जो यूज कर रहे हो आप, उसकी जो हीट कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ W ग्राम वाटर। W ग्राम वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी होगी? हीट कैपेसिटी इज m into s। तो अगर उसकी स्पेसिफिक एस, जैसे वाटर का स्पेसिफिक क्या है कैलोरी सिस्टम में 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपका वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर का W ग्राम है, इसका मतलब है कि हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर which is mc into sc is equal to heat capacity of W gram water, which will be equal to W into 1 if you are talking in calorie system, कैलोरी पर ग्राम में। लेकिन अगर आपको सपोज ये उसमें चाहिए SI सिस्टम में, तो SI सिस्टम में अगर आपको मान लो दिया हुआ है W ग्राम, तो फिर या केजी में दिया हुआ हो सकता है, लॉजिक वही है, लेकिन वहां पे मास केजी में हो जाएगा और स्पेसिफिक जो होगी वो 1 कैलोरी को आपको चेंज करना पड़ेगा, वो कैलोरी पर ग्राम है, वहां पे करना पड़ेगा जूल पर केजी। तो पहले तो ये हो गया आपका, और ये तो 4 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन। तो यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, तब आपका जो मास केजी में दिया हुआ है इनटू ये एस, दैट इज द हीट कैपेसिटी जो कि कैलोरीमीटर का हो जाएगा। पर नॉर्मली ग्राम में कर दिया है तो और आपको कैलोरी सिस्टम में डील करना है, तो क्या होगा, तब जो भी आपको वाटर प्लेट W ग्राम दिया है तो हीट कैपेसिटी भी W ही हो जाएगी, बिकॉज W into 1 तो W हो जाएगा। तो ऐसे आपके पास दिया हुआ है कि आप वाटर प्लेट ऑफ कैलोरीमीटर x ग्राम है और अंदर वाटर भी दिया हुआ है 20 ग्राम, तो टेम्परेचर डेल्टा T से राइज हुआ, तो एक तो 20 ग्राम वाटर का राइज हुआ और वाटर इक्विवेलेंट x ग्राम है, x एक्चुअली एच डब्ल्यू डेल्टा टी है, पर क्या हो जाएगा एच डब्ल्यू 1 है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो कि जो आपके पास सब्सटेंस है उसके मास में आप वाटर का मास भी, ये जो वाटर इक्विवेलेंट दिया है वो भी ऐड कर दोगे और उसका चेंज इन टेम्परेचर करके जो आपको Q मिल रहा है, तो दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। अब लोग प्रॉब्लम से करते हैं कुछ। अगर जैसे आपके पास मान लो कि एक कंटेनर है, इसके अंदर 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, ये इनिशियली 27 डिग्री सेल्सियस पे, कैलोरीमीटर का 13 वाटर इक्विवेलेंट 13 ग्राम दिया हुआ है।
अब आपको बताना है कि जब ये कितना हीट लगेगा या व्हाट हीट यू इनपुट यू हैव टू डू टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू 50 डिग्री। तो आपको 100 ग्राम वाटर को अगर 50 डिग्री पहुंचाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, कितना हीट देना पड़ेगा? इसके लिए Q1 कितना हो जाएगा या टोटल Q क्या हो जाएगा? टोटल Q में भी इसको हीट गया 100 इंटू 1 पर सेकंड में कैलोरीमीटर भी तो अपना टेम्परेचर राइज करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये 100 पे ये 50 पहुंच जाए क्यों 27 है, क्योंकि टेम्परेचर तो यूनिफॉर्मली दोनों का इंक्रीज होंगे। प्लस इसका वाटर इक्विवेलेंट, इसका एम और एससी नहीं दिया हुआ है, इसका नाम मास दिया है कैलोरीमीटर का, नाम स्प्रेडशीट दिया हुआ है, लेकिन दिया वाटर इक्विवेलेंट, यानी जो कैलोरीमीटर आपके पास है उसकी हीट कैपेसिटी 13 ग्राम वाटर की हीट कैपेसिटी है। तो 13 ग्राम वाटर की हीट कैपेसिटी 13 इंटू 1 इंटू चेंज इन, या आप ऐसे सोचो कि यहाँ 100 ग्राम वाटर था, प्रैक्टिकली यू आर हीटिंग 113 ग्राम वाटर, है ना, क्योंकि इसका वाटर इक्विवेलेंट क्या है, पर इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट है, आपको उतना हीट देना पड़ेगा कि जितना उतने अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करने के लिए देना पड़ता। 13 ग्राम वाटर को डेल्टा टी से राइज करने के लिए जितना आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा उतना ही हीट आपको एक्चुअली इस कैलोरीमीटर को डेल्टा टी से रेज करने के लिए करना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, the temperature of equal masses of three different liquids, the temperature of equal masses of three different liquids A, B, C are 12 degree, 19 degree and 28 degrees Celsius. Temperature of equal masses of three different liquids respectively. The temperature when A and B are mixed, the temperature when A and B are mixed is 16 degrees Celsius, while when B and C are mixed, it is 23 degrees Celsius. What would be the temperature? What would be the temperature when A and C are mixed? करो इसको। इक्वल मासेस दिए हैं तीनों लिक्विड के और तीनों अलग हैं तो उनके स्पेसिफिक हीट्स अलग होंगे, एस ए, एस बी, एस सी मान लो। एंड ये दिया हुआ है, इनके इनिशियल टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। फिर बोला है कि जब ए और बी मिक्स होता है तो फाइनल टेम्परेचर 16 है, और जब बी सी मिक्स होता है तो फाइनल टेम्परेचर 23 है। तो बताओ कि क्या टेम्परेचर होगा जब ए और सी मिक्स होंगे।
इसको कैसे अप्रोच करेंगे? तीनों के मासेज इक्वल हैं। ए का इनिशियल टेम्परेचर है 12, बी का इनिशियल टेम्परेचर है 19, सी का इनिशियल टेम्परेचर है 28। मासेस तीनों के इक्वल दिए हैं। तो जब आपने ए और बी को मिक्स किया, तो इनको मिक्स किया तो योर टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 12 and 19 because the B will lose heat and A will gain. So and by principle of calorimetry the gain should be balanced by loss, energy conservation एक कैसे। तो यहाँ पे इसका अगर फाइनल टेम्परेचर 16 है दिया हुआ है, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर का 16 है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय बी? भाई यहाँ पे हो गया Q लॉस्ट बाय B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू Q गेन बाय A। Q लॉस्ट बाय B क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड M एस बी। एक्चुअली फाइनल टेम्परेचर 16 19 से कम है, तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो तो द क्यू विल कम नेगेटिव। नेगेटिव इज एन इंडिकेशन कि हीट इज लॉस्ट, कि फाइनल कम हो गया, पर हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो एक तो तरीका ये मॉड कर दिया तो वैसे भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और नहीं तो आपको जब मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करो कि लॉस भी हो रहा है तब इनिशियल माइनस फाइनल, तो यानी 19 माइनस 16 इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू गेन एम 16 माइनस 12, तो 3SB 4 ऐसे एक रिलेशन ये आ गया। देन B and C are mixed, तो B और C मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर 19 और 22 के बीच में जो है भी 23 दिया हुआ है, तो यहां पे क्या होगा? Q लॉस्ट बाय C is magnitude of Q gained by B. This will be M। ज्वाइनिंग हमेशा मासेस इक्वली दिए हो, मान लो ऐसे होता है रेशियो दिया हो कि 1:2:3 में, तब आपका हो जाएगा एक M है, दूसरा 2M होगा, तीसरा 3M होगा। मतलब यहाँ पे अगर मासेज अलग भी दिए हो, यहाँ पे क्या है कि मासेज इक्वल हो तो M की वैल्यू नहीं दी, रेशियो दिया हो तो भी M की वैल्यू नहीं है। हालांकि अगर अलग अलग मासेज ही दिए हुए तो फिर वो आपको वैल्यूज दी होगी, लेकिन अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉब्लम ये मतलब हर सिनेरियो में उसका मतलब यहाँ पे इस प्रॉब्लम की अप्रोच एक जनरल अप्रोच है, ऐसा नहीं कि मासेस इक्वल होना इसकी कोई नेसेसिटी है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इक्वल है, मासेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो MSC 28 माइनस इक्वल टू MSB 19, तो ये हो जाएगा 5 आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है कि जब A और C को मिक्स करें तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? A और C को मिक्स करें तो फाइनल टेम्परेचर 12 और 28 के बीच में होगा, तो हीट लॉस्ट बाय C का मैग्नीट्यूड Q गेन बाय A, ये क्या हो जाएगा? M लॉस्ट क्या हो जाएगा? 28 और फाइनल टेम्परेचर मालूम नहीं है, लेट द टेम्परेचर इज T, 28 माइनस, क्योंकि T उससे कम होगा, ये लॉस हो गया, हमें अमाउंट से मतलब है, इक्वल टू
एम एस ए टी माइनस, तो आपको 28 माइनस टी माइनस 12 एस ए बाई ये रेशियो चाहिए। तो आपको एस सी भी पी के टर्म में मालूम है, ऐसे भी पी के टर्म में मालूम है, तो ऐसे यू कैन राइट 3 SB बाई 4 and SC you can write 4/5 SB। तो ये कितना हो जाएगा 15/28 into 60, तो ये आपका कितना आता है, ये सॉल्व करके आपका आएगा 20.26 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। When a block find a specific heat of liquid P water equivalent of calorimeter
कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट निकालना है और लिक्विड का स्पेसिफिक। Of calorimeter. कैसे होगा क्वेश्चंस? व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक हीट this much and weighing this much gram is heated to 100 degrees Celsius and then quickly transferred to a calorimeter containing 200 gram of a liquid at 10 degree Celsius. The resulting temperature is 80. मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो मेटल ब्लॉक है that is losing heat, that is losing energy in the form of heat and the gain is there, gain is where? लिक्विड में और कैलोरीमीटर में। तो फाइनल टेम्परेचर पहले केस में 18 हो गया एंड द ब्लॉक इनिशियली वाज एट 100। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हीट लॉस्ट बाय मेटल ब्लॉक इज द इक्वल टू हीट gain by liquid plus कैलोरीमीटर। तो मेटल ने कितना हीट लॉस किया? मास उसका है 110, इसमें हीट है 0.1। चेंज इन टेम्परेचर वैसे तो एक्चुअली क्या हुआ 18 माइनस 100 माइनस वैल्यू, लेकिन हमें अमाउंट से मतलब है तो ये 100 माइनस 18 इज गेन बाय लिक्विड। तो लिक्विड का मास कितना है पहले एक्सपेरिमेंट 200, स्पेसिफिक इज नॉट नोन टू अस एज चेंज इन टेम्परेचर 18 माइनस 10, इनिशियल कितना है 10, तो 18 माइनस 10 हाँ कहाँ पे ये 10 है ना, ये 10 पे है तो 18 माइनस 10 प्लस कैलोरीमीटर का, ठीक है, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट सपोज x ग्राम है, तो इस कैलोरीमीटर कितना हीट गेन करेगा x, तो अगर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर x ग्राम है तो यानी x इंटू वाटर का स्पेसिफिक तो 1 ही है, x चेंज इन टेम्परेचर ये भी 18 माइनस। तो एक इक्वेशन आपकी ये होगी, ठीक है। दूसरा सेम ब्लॉक है और टेम्परेचर भी ब्लॉक का इनिशियल सेम ही है, लेकिन आपने लिक्विड का अमाउंट ज्यादा ले लिया।
तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका चेंज कहाँ से कहाँ हुआ, 100 से 14.5। पहले वाले में टेम्परेचर 100 से 18 गया, यहाँ पे टेम्परेचर 100 से 14.5 इक्वल टू 400s 14.5 minus 10 plus x। क्लियर हो? ये कैलोरीमीटर जो गेन किया, ये जो लिक्विड ने गेन किया, ये जो लॉस हुआ, जब तक गैस सेम ही रहेगा दोनों केस में और वाटर इक्विवेलेंट भी सेम ही रहेगा, तो इससे आप दोनों चीज सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्व करके इस बार 2 इक्वेशन बन गई। ऑन सॉल्विंग आपको S की वैल्यू मिलती है 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और वाटर इक्विवेलेंट मिलता है 16.6। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
टेम्परेचर भी निकालना है और संग में ये बताना है कि सिस्टम के अंदर क्या आइस प्लस जो भी अगर ऐसा हो जाए सिस्टम में कि आइस और वाटर दोनों रह जाए, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम 0 डिग्री है पूरा, तो देयर कैन बी आइस एज वेल एज वो लिक्विड वाटर। तो आपको मतलब तो बताना है कि उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, उनके क्या मासेज हैं और टेम्परेचर फाइनली सिस्टम का। इस चीज को देखो, एक कैलोरी मीटर में 1200 ग्राम वाटर है, संग में कैलोरी मीटर का भी वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर और 20 ग्राम आइस भी है। तो आइस और वाटर का एक संग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दे कैन एग्जिस्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। 20 ग्राम आइस है, 200 ग्राम वाटर एज वेल एज कैलोरी मीटर भी है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 30 दिया हुआ है। तो इनिशियल टेम्परेचर तो पूरे सिस्टम का क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ द स्टीम इज पास्ड ओवर इट, तो स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, बट स्टीम जब लो टेम्परेचर रीजन से पास होगा तो इट विल कंडेंस। कंडेंस जब होगा पहले स्टीम, तो पहले कंडेंस होगी क्या बनेगा, फर्स्ट इट विल कन्वर्ट टू लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब स्टीम कंडेंस होता है तो पर ग्राम स्टीम इट लूजेस 540। जैसे कि 1 ग्राम बॉइलिंग वाटर को स्टीम बनने के लिए 540 कैलोरी चाहिए लेटेंट हीट। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो वो लेटेंट ऑफ वेपोरेशन है वो हमें मालूम है, मतलब यहाँ पे डेटा दिया पर वो यूज़ कर सकते हैं। 80 और 540 बहुत बार नहीं भी दिया हुआ होता है, तो यहाँ पे गिवन है LV ऑफ वाटर इज 540। तो जब 1 ग्राम स्टीम कंडेंस होगा तो इट विल लिबरेट 540 कैलोरी, लेकिन पहले वो कन्वर्ट किस में होगा 1 ग्राम बॉइलिंग वाटर में। वो जो हीट होगा मतलब तो 200, तो आपका स्टीम कंडेंस हुआ, वो कंडेंस जो हीट निकला कंडेंसेशन से वो यूज कहाँ होगा आइस को मेल्ट करने में। आइस अगर पूरा मेल्ट हो गया तो उसके बाद उसके टेम्परेचर को राइज करने में। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटीज 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि स्टीम का जो टेम्परेचर है, मान लो कि स्टीम पूरा कंडेंस हो गया, एक पॉसिबिलिटी है कि स्टीम पूरा कंडेंस हो गया और उसके बाद उसने और हीट लूज, टेम्परेचर कम हुआ, और भाई एक तो सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी, एक तो सिस्टम का टेम्परेचर 0 से 100 के बीच में हो सकता है, मतलब उसमें देखेंगे डिस्कार्ड करेंगे कि कौन सा फाइनली आएगा। 0 से 100 होने का मतलब क्या होगा कि स्टीम ने पहले हीट लूज किया और हीट लूज किया और फाइनली बिटवीन 0 to 400 आ गया। यानी क्या होगा इस समय हीट लॉस कैसे होगा, पहले स्टीम कितना हीट लॉस करेगा 540 इंटू 50 है ना, क्योंकि पूरा का पूरा लिक्विड बन गया। देन फर्दर कितना लूज करेगा और हीट, जब 50 ग्राम स्टीम लिक्विड बन गया 100 पे, तो और अगर हीट लूज करता है टेम्परेचर मान लो 0 से 100 के बीच में, तो क्या होगा पहले स्टीम से 50 इंटू 540 स्टीम कंडेंस हुआ, प्लस 50 ग्राम जो वाटर बॉइलिंग वाटर बन गया वो कितना हीट लूज करेगा टी तक पहुंचने में 100 माइनस, सबसे पहले स्टीम कंडेंस हो गया पूरा। वेदर आंसर ये आएगा नहीं आएगा हमें नहीं मालूम, वी आर चेकिंग दैट कि 50 इंटू 540 ये आपका पहले पूरा कंडेंस हो गया। देन जो कंडेंस हुआ उसका टेम्परेचर कितना है 100, वो टी तक पहुंचा बिटवीन 0 से 100, 50 इंटू 1 इंटू 100 माइनस टी, इतना और हीट लॉस हुआ। ये सब गेन किस में होगा, सबसे पहले आइस गेन करेगा 20 इंटू 80,
फ्यूजन प्लस अब क्या हो गया, जब तक ये फ्यूज होगा उस हीट से तब तक तो टेम्परेचर 0 ही रहेगा। अब जब ये पूरा फ्यूज हो गया तब क्या सिचुएशन है, 220 ग्राम वाटर हो गया और संग में वाटर इक्विवेलेंट भी है कैलोरीमीटर, तो पूरा ही सिस्टम राइज करेगा T तक, है ना, वो कहाँ तक राइज करेगा T तक। 250 220 प्लस 200 प्लस 30 वाटर इक्विवेलेंट भी इसी के अंदर ले लिया इंटू 1 T। यहाँ पे हीट गेन हुआ फ्यूज होने में और ये हुआ पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को T तक पहुंचने में फ्रॉम 0, एंड ये जो लॉस हुआ इसको एक बार सॉल्व करो। T की वैल्यू अगर 0 से 100 के बीच में आई तब तो बात सही है, पर आपका आंसर 0 से 100 में आना चाहिए, पर अगर ये उस लिमिट से बाहर आया यानी ये सिनेरियो नहीं है। पहले का एक नहीं, यहाँ पे आपको केसेस डील करने पड़ेंगे। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी तो ये कितना हो गया 32 304/3 तो ये तो 101 पॉइंट समथिंग आ गया, 101.33 आ गया। ये तो रेंज हमारी है नहीं, हमारा टेम्परेचर तो इस रेंज में नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब ये वाला सिनेरियो तो नहीं है, इस पूरा स्टीम कंडेंस हो गया और आपका टेम्परेचर बिटवीन 0 to 100 हो। अच्छा, एक सिनेरियो ये भी हो सकता था कि पूरा स्टीम मतलब यहाँ पे वो दैट इज जब टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है तो आइस को फ्यूज होने के लिए कितना हीट चाहिए, 1600 कैलोरी। तो हाँ 80 दिया हुआ है, यूजुअली दिया हुआ वो जो लेटेंट फ्यूज है ना, अब वो जनरली दिया हुआ है, पर फिर भी आइस का और स्टीम का याद रखो, मतलब वो याद रखो बॉडी। तो इसमें अगर 20 ग्राम आइस फ्यूज होता है तो उसको कितना हीट चाहिए, 1600। तो 1600, एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम का टेम्परेचर 10 भी हो सकता है। 0 कब होगा कि आपका स्टीम इतना कम हो, अभी हम क्वेश्चंस कुछ उसमें वेरिएशंस करेंगे भी, कि स्टीम कंडेंस भी हो जाए 0 तक पहुंच जाए और तब भी उतना हीट ना मिले कि पूरा आइस फ्यूज हो, तब क्या होगा, स्टिल टेम्परेचर 0 रहता है। यहाँ पे क्या होगा, इसको जस्ट फ्यूज होने के लिए चाहिए 1600 कैलोरी, जो कि अगर पूरा स्टीम कंडेंस होता है तो इट लिबरेट्स 27,000 कैलोरी, तो दैट इज मच मोर देन दैट। तो यहाँ पे ये तो नहीं रहेगा कि आइस रह जाए, आइस तो डेफिनेटली पूरा फ्यूज होगा, टेम्परेचर भी सिस्टम राइज करेगा और 0 से 100 के बीच में भी नहीं। तो यहाँ एक्चुअली क्या होगा, आप एक चीज देखो, अब एक पॉसिबिलिटी और भी क्या हो सकती है कि अगर ये 20 ग्राम आइस फ्यूज हो, ऐसा सोचो 20 ग्राम आइस फ्यूज हो, पहले सब सिस्टम 0 पे पहुंच गया, फिर पूरा का पूरा सिस्टम 100 तक पहुंच जाए और उसके लिए जो हीट लगेगी, मान लो कि पूरा का पूरा स्टीम कंडेंस होने पे आपको उससे ज्यादा हीट मिले, इस सिस्टम का टेम्परेचर का 100 तक पहुंचना है। अगर इस सिस्टम को 100 डिग्री पहुंचना है तो इसे कितना हीट देना पड़ेगा, सबसे पहले आइस को फ्यूज करना पड़ेगा, दैट इज 1600 प्लस अब कितना हो गया 220 प्लस 30, इसको टेम्परेचर कहाँ पहुंचाना है 100, क्योंकि उसके बाद तो क्या होगा, जो वाटर तुम्हारे पास है दैट विल स्टार्ट वेपोराइजिंग। तो 250 इंटू 1 इंटू 100, ये क्वांटिटी कितना है 25,000 प्लस, यानी इस सिस्टम को पूरा अगर
100 तक पहुंचना है तो आपको इतना हीट चाहिए। और अगर आपका स्टीम कंडेंस होता है तो ही आपको इससे ज्यादा हीट मिलता है। यानी आपको पूरा स्टीम कंडेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार कंडेंस हो भी गया पूरा तो इतना यूज होके क्या हो गया, पूरा सिस्टम 100 तक पहुंच गया। अच्छा, इतना जब आपने हीट लिबरेट किया तो आपने स्टीम को टी तक कन्वर्ट नहीं किया। यहाँ पे इतना हीट लिबरेट होते समय वो 50 ग्राम अभी बॉइलिंग वाटर ही है, तो आपको ज्यादा हीट मिल रहा है कंडेंस होने पे पूरे स्टीम को, कंपेयर टू आपको जो चाहिए उस पूरे सिस्टम को 100 पहुंचाने में। यानी यहाँ पे स्टीम को पूरा कंडेंस होने की जरूरत ही नहीं है। स्टीम कितना कंडेंस होगा, द अमाउंट ऑफ स्टीम दैट विल कंडेंस शुड लिबरेट दिस मच हीट। तो इतना हीट कितने स्टीम कंडेंसेशन से मिलेगा, मान लो कि m ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंसेस व्हिच लिबरेट्स दिस मच हीट, तो क्या होगा 26600 इक्वल टू 540 m इंटू LV। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये कितना आता है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी ये 50 का तो 40, ये कुछ 49 के आसपास आएगा। ये वैल्यू कितना आएगा, दिस विल कम 54, ये 2 से 27 13 30 1330 बाई 27 कितना आ रहा है बताए, 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 10। ये कितना आ जाएगा आपका 49 होगा तो ये आपका 243 हो जाएगा 70 49.2 ग्राम। तो 49.2 ग्राम स्टीम कंडेंस होगा, 50 ग्राम स्टीम ही कंडेंस नहीं होगा। तो फाइनल सिस्टम क्या हो गया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। कंटेंट क्या होगा, हाउ मच वाटर विल बी देयर, 200 ग्राम तो पहले से ही था, आई से ज्यादा तो कन्वर्टेड टू वाटर एंड बिकम अप टू 100, एंड स्टीम से भी तो वाटर आ गया कितना 49.2, तो आपका टोटल मास हो गया 269 इतना ग्राम वाटर हो गया फाइनली कंटेनर के अंदर एट 100 डिग्री। जैसे अब आपके पास मान लो rather than 50 ग्राम स्टीम आपके पास 2 ग्राम स्टीम होता, तब सिचुएशन क्या होती। अगर 2 ग्राम स्टीम होता पास करते, बाकी सब वही है। क्यों 250 कहाँ पे आ गया, इसका 49 आया, 200 तो पहले से ही था, 20 ग्राम आइस वाटर बन गया। और वाटर इक्विवेलेंट तो बस हीट के लिए, वो तो वाटर के मास में ऐड नहीं होगा ना। ये बताओ अगर 2 ग्राम स्टीम है तो क्या होगा, 2 ग्राम स्टीम, जैसे मतलब जल्दी के हर केस को डील करो, जैसा लॉजिक से भी सोचो 2 ग्राम स्टीम अगर पूरा कंडेंस हो तो कितना हीट लिबरेट करेगा, आपको 20 ग्राम आइस को पूरा फ्यूज करने के लिए चाहिए 1600 कैलोरी। 2 ग्राम अगर स्टीम कंडेंस होगा पूरा तो कितना हीट लिबरेट करेगा 540 इंटू 1080। और उसके बाद अगर वो 2 ग्राम 0 तक जाता है तो क्या होगा, तब कितना हीट लिबरेट करेगा, पहले 2 ग्राम स्टीम कंडेंस हुआ प्लस फिर 2 ग्राम वाटर बन गया इंटू 100, तो ये आपका हो गया 1080 प्लस 1280। तो 1280 और ये जो आपका स्टीम था वो कहां तक पहुंच गया, 0 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन उतना भी हीट लिबरेट नहीं हो पाया जितना आइस को पूरा फ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे सिस्टम में क्या रहेगा, इतने अमाउंट से 20 ग्राम जितना अमाउंट फ्यूज हो सकता है इसका वो फ्यूज होगा, इतने अगर ये अमाउंट कितना आया 1280 इतना, और इससे जो स्टीम था वो कहां तक पहुंच गया 0 पे। तो अगर अब इसका टेम्परेचर 0 हो गया, सिस्टम का उसका टेम्परेचर 0 से ज्यादा नहीं हुआ है,
तो यहीं पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो आइस, इतने हीट से आइस कितना मेल्ट होगा, m into LF, this much heat will fuse this much amount of ice। तो ये कितना हो गया, this will be 16 ग्राम आइस विल फ्यूज। तो अब आपके सिस्टम में क्या रह गया, अब आपके पास क्या होगा, जीरो, क्योंकि जब टेम्परेचर जीरो से ऊपर ही नहीं हुआ तो कैलोरीमीटर हीट गेन करे सब तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि जो स्टीम था वही जीरो पे आ गया। तो अब आपके पास क्या कंटेंट्स हो गए, टेम्परेचर तो जीरो और कंटेंट्स क्या हो गए, 200 वाटर प्लस 60 आइस थी, वाटर 60 आइस तो 4, आइस 4 ग्राम रह गया और 2 ग्राम स्टीम भी तो वाटर ही बन गया जीरो पे। तो टोटल मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 200 प्लस 2 प्लस 60, 218 ग्राम हो गया वाटर एट 0 डिग्री और 4 ग्राम आइस। कोई पूछे कि केवल कितना स्टीम लिया जाए कि केवल सिस्टम में वाटर एट 0 रह जाए, तो आपको क्या चाहिए, यू शुड टेक m ग्राम स्टीम फॉर दैट, m इंटू 540 प्लस m इंटू 100, 0 तक पहुंचे इतना लॉस हुआ, दैट शुड बी इक्वल टू 1600। 20 ग्राम आइस को पूरा मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 ग्राम स्टीम अगर आप लो तो पूरा का पूरा कंडेंस होके 0 तक पहुंच जाएगा और सिस्टम में केवल जितना ये 0 तक पहुंचेगा, जो हीट लिमिटेड हुआ उससे आइस पूरा मेल्ट होगा और फाइनली यू विल हैव वाटर ओनली एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टोटल कंटेन वाटर मास विल बी 200 प्लस 20 प्लस 2.5, स्टीम भी तो 0 पे आ गया तो 222.5 इस तरह से। नेक्स्ट in a calorimeter water equivalent equal to 40 gram or 200 gram of water and 50 gram of ice at 0 degree Celsius. Into this is poured 30 gram water at 90 degrees Celsius. What will be the final condition of the system? What will be the final condition of the system? Water equivalent 40 gram or 200 gram of water and 50 gram of ice at 0 degree Celsius. कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट का मतलब जस्ट उसमें हीट कैपेसिटी इतने वाटर के बराबर है, पर अमाउंट ऑफ वाटर में वो नहीं ऐड होगा, मतलब वाटर नहीं है वो, इक्विवेलेंट टू वाटर जिसका हीट कैपेसिटी 50 ग्राम वाटर या जितने वाटर दिया उसके इक्वल।
ऐसा जो इनटू दिस 30 ग्राम वाटर 90 डिग्री, जो वाटर है 30 ग्राम वो 90 डिग्री सेल्सियस। क्या था फादर सर? 263.75 gram water, 16.25 gram of ice at 0. 266.75 है। फाइनल सिस्टम इज 16.25 ग्राम ऑफ आइस, 266.75 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आइस और वाटर दोनों ही है सिस्टम में, टेम्परेचर 0 होगा फाइनली। एक चीज देखो, यहाँ पे हीट लॉस कहां से हो रहा है? हीट इज लॉस्ट बाय वाटर, जो कि यहाँ पे आपने स्टीम नहीं यूज किया, यहाँ पे वाटर यूज किया है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री सेल्सियस पे 30 ग्राम वाटर है, ये मैक्सिमम कितना हीट लॉस कर सकता है? आपको आइस जो है, आइस को पूरा मेल्ट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट आपको चाहिए? 4000 कैलोरी है ना, 50 टू। इफ यू वांट टू मेल्ट कंप्लीटली 50 ग्राम आइस, तो यू रिक्वायर हाउ मच? 400 15 टू 80 कितना आ जाएगा? 4000 कैलोरी। अगर ये 90 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है 30 ग्राम, अगर ये पूरा का पूरा लॉस करके 0 पहुंच जाए तो कितना हीट लिबरेट होगा? 30 इंटू 1 इंटू 90 माइनस 0, तो इट इज लूजिंग 2700. So the amount of heat the water is losing when it reaches from 90 to 0 is less than the amount of heat you require to completely melt the ice. तो यानी क्या होगा? आइस का पूरा अमाउंट मेल्ट नहीं होगा, जितना इससे मेल्ट होगा उतना मेल्ट होगा, एंड देन होल सिस्टम विल रिमेन एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि फिर तो क्या होगा? आइस मेल्ट हुआ पर अभी आइस खत्म ही नहीं हुआ, तो टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं अभी तक तो, और वो जो वाटर आप यूज करते हाई टेम्परेचर वो 0 पे पहुंच गया, तो उसके बाद तो क्या होगा? देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट। तो आपके पास यहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगी? आइस कितना मेल्ट होगा? 2700 बाई 80 भाई, हीट लॉस्ट बाई 90 डिग्री, वाटर एट 90 डिग्री कितना होगा? 30 इंटू 1 इंटू, हम जैसा एनालाइज ही करें, वी आर नॉट फिक्सिंग द आंसर व्हेन वी आर एनालाइजिंग इट। एक तरीके के हमने बस देखा, सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले जो आइस हमारे पास दिया हुआ है हमने, और फाइनली क्या हुआ जब चला कि नहीं बड़ी कॉम्प्लिकेट हो, इसमें हम एक केस लेके डील कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज, एक फर्स्ट ट्राई किया कि देखते हैं आइस को मेल्ट करने के लिए कोई वो क्वांटिटी तो कहीं ना कहीं लगेगी, तो आइस को मेल्ट करने के लिए टोटल हीट कितना चाहिए, क्योंकि आइस का अमाउंट सिग्निफिकेंट है, तो 4000 कैलोरी। अब ये 90 डिग्री बाद 0 पे पहुंचे तो कितना हीट लिबरेट करेगा? 2700। तो बात होगी ये 0 पे पहुंच गया, आइस पूरा मेल्ट ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? सिस्टम के उसका हीट ही फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये इतना हीट लिबरेट हुआ, इससे आइस कितना मेल्ट हुआ? 33.75 ग्राम इतना आइस एक्चुअली मेल्ट हुआ, और रह गया 16.25 ग्राम। तो सिस्टम में क्या रह गया? 16.25 ग्राम तो आइस रह गया, और वाटर कितना बन गया 0 पे? पहले से था 200, 33.75 प्लस 30, वो 30 भी जो आपने ऐड किया, तो आपका आएगा कितना? 266 आएगा। 200 प्लस 30, अच्छा प्लस ये 33.75, ओह 263.75 तो लिखा है वो गलत है, फाइनल आंसर 263। और वो आइस 16.25। एक क्वेश्चन और लिखा,
an ice cube of mass 0.1 kg at 0 degrees Celsius is placed in an isolated container which is at 227 degrees Celsius. The specific heat S of the container So okay, kg per Kelvin square. latent heat of fusion for ice is this much, and specific heat of water ten per 3 calorie per kg है। एस वाटर ये दिया है, LF आइस ये दिया है, एक्चुअली एस इक्वल टू ए प्लस ओ लिखे, ये ए प्लस बी टी स्क्वायर है। नहीं ठीक है, ए प्लस बी टी है, हाँ ठीक है, ए प्लस सही है, ए प्लस बी टी ठीक है, जो दिया भाई। यहाँ पे जो एस है वो वेरिएबल है,
भाई यहाँ टेम्परेचर है ना, तो बी की जो इसकी जो यूनिट है इसकी जो यूनिट अलग होगी ना, कि ओवरऑल यूनिट तो उसकी एस के बराबर होनी पड़ेगी। An ice cube of mass 0.1 kg at 0 degree is placed in an isolated container, मतलब कहीं से हीट यहाँ पे उसको आइसोलेटेड है, जिसका टेम्परेचर 227 है। The specific S of the container varies with temperature, जो S of the container है material that varies with this way according to this empirical relation। A की और B की वैल्यू दी हुई है। Final temperature of the container is 27। तो अगर फाइनल टेम्परेचर कंटेनर 27 है, मतलब क्या होगा, बाकी जो चीज है वो भी 27 पहुंच गया होगा। फाइनल टेम्परेचर 27 इक्वल होने का मतलब क्या है, सब चीज 27। तो एक्चुअली आइस जो है उसका क्या हल हुआ होगा, आइस ने क्या क्या चीजें देखी होंगी। सबसे पहले आइस पूरा का पूरा मेल्ट हुआ होगा, और फिर वो रेज होके 27 गया होगा, है ना। तो हीट गेन कहाँ पे होगा, आइस बनने, आइस मेल्ट होने में, और फिर राइज होने में अप टू 27। और लॉस क्या हुआ, कंटेनर ने अपने आप को 227 से 27 लाने में लॉस होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्पेसिफिक कांस्टेंट है, तो आप सीधा ये नहीं कह सकते कि हीट लॉस बाय द कंटेनर इज मास ऑफ द कंटेनर, एस ऑफ द कंटेनर और चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि एस इज नॉट अ कांस्टेंट। तो वहां पे आपको जैसा इंटीग्रेशन यूज करना है। तो देखो सबसे पहले ये तो बेसिक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो गेन और लॉस है क्या है। यहाँ पे हीट लॉस बाय द कंटेनर व्हेन इट रीचेस फ्रॉम 227 to 27, and that much amount of heat is actually gained by ice, first convert to completely melt it to water and then raise up to 27। तो मतलब इस चीज को हम एक इक्वेशन फॉर्म में आपके पास वाटर का मास कितना है, 0.1 kg। तो 0.1 kg अगर मेल्ट होता है तो ये कितना हीट गेन करेगा, 0.1। लेटेंट हीट क्या दिया है, दिया हुआ है 8 × 10⁴ कैलोरी पर केजी। ये एक्चुअली केजी में, ये कैलोरी पर केजी, और टेम्परेचर राइज के पहले, तो ये तो क्या हो गया, ये लेटेंट हीट आपको दिया हुआ है, तो इतना कैलोरी तो इसने फ्यूजन में लगा दिया, प्लस नाउ 0.1 kg वाटर विल रीच अप टू 27। तो 0.1 स्पेसिफिक कितना दिया है, 10⁵ कैलोरी पर केजी पर केल्विन इनटू चेंज इन टेम्परेचर 27 - 0। ये एक्चुअली हीट गेन हुआ, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय द कंटेनर। तो यहाँ पे क्योंकि वो वेरिएबल अमाउंट है, तो किसी इंस्टेंट पे मान लो स्पेसिफिक ऑफ द कंटेनर एस है और उसका चेंज इन टेम्परेचर dt हुआ, तो व्हाट इज द हीट लॉस बाय दैट इज मास ऑफ द कंटेनर, एस ऑफ द कंटेनर dt। एज द कंटेनर इज लूजिंग हीट, its dt will be negative, change in temperature is negative। तो एक्चुअली ये नेगेटिव वैल्यू आएगा d की, बट टू गेट इट्स मैग्नीट्यूड पुट अ माइनस साइन बिफोर इट। हम जनरली क्या करते हैं, हम फिर फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं, पर जनरल इंटीग्रेशन क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, बट टू मेक इट इक्वल टू अमाउंट वी हैव पुट अ माइनस साइन बिफोर दैट। ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होना चाहिए, नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे इट मेक्स अ डिफरेंस कि वेदर यू टेक द लिमिट इन केल्विन और सेल्सियस, क्योंकि जब आप इधर a + bt को इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट bt²/2। तो यहाँ पे अगर आपने केल्विन में चेंज नहीं किया तो 27² माइनस, या क्या दिया फाइनल टेम्परेचर क्या 227 दिया ना, तो 227² - 27² इज डिफरेंट फ्रॉम 500² - 300², पर आपको यहाँ पे लिमिट्स हैव टू बी टेकन इन। तो आपका हो जाएगा 300 to 500। माइनस साइन क्या करेगा, इट विल टेक केयर कि ये जो अमाउंट आएगा वो नेगेटिव साइन के संग आएगा, तो उसको वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए और इससे इक्वेट करने के लिए, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू
m तो एक्चुअली आपको निकालना ही है। ये हो गया a प्लस बी टी 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 नहीं 500 से इनिशियल टेम्परेचर क्या है 500, फिर 300 हुआ ना, क्योंकि अगर हम ये ले लेंगे तब माइनस देने की जरूरत नहीं है, तब तो अमाउंट ही आएगा। तो अगर हम एक्चुअल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर लेते हैं तब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस साइन बिफोर दैट विल मेक इट पॉजिटिव। तो हमें इसे अमाउंट से इक्वेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा -200 a प्लस b बाई 2 300 स्क्वायर माइनस a और b की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये चीज तो ना इक्वल टू 0.1, ये कितना हो गया 0.8 इंटू 10⁴, और ये हो गया 2.7, तो ये 27 इंटू पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 10⁻³ 10.7 इंटू 10700 कैलोरी इक्वेट टू -m -200 है। फिर बस सॉल्व करना है b बाई 2 300 स्क्वायर माइनस, तो ये 900, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 25 और ये 100 इंटू 100 स्क्वायर, तो ये अंदर जाएगा तो प्लस ये 25 माइनस 9। बस सॉल्व करो, तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू आती है 0.495 kg। पूरा ए और बी को 0.495 kg आएगा। ये क्वेश्चन IIT में आएगा। तो ये आपका जिसमें S वेरिएबल है। अब कभी का ऐसा भी होगा इसमें दोनों के S वेरिएबल दे दें तो वैसे ही ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें हाँ तो S कांस्टेंट था, सपोज इसमें ये देते हैं वाटर का S इज वेरिंग लाइक दिस, तो आप क्या करोगे फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेट करोगे। हाँ ये भी वो आपके ऊपर है, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो। जनरली हम जब ये करते हैं, नॉर्मली हम जब करते हैं कि एम एस टेम्परेचर अगर सपोज डिक्रीज हो रहा है तो हम डी टी लिखते हैं, टी आई से टी एफ जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम लिख देते हैं एम एस टी एफ माइनस टी आई, तो एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू आएगी, पर हम लिख देते हैं सीधा टी आई माइनस टी एफ। तो एक्चुअली हम आगे माइनस भी तो लगाते हैं। यहाँ पे अगर हमने लिमिट को उल्टा कर दिया तो पॉजिटिव आएगा, और अगर लिमिट इनिशियल से फाइनल रखा है और टेम्परेचर कम हो रहा है तो आप उसे अगर इक्वेट करो किसी क्वांटिटी से तो एक माइनस आ गया।